आपके जो टॉपिक है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है। ये लिख लेना बाद में, अभी केवल मैं समझा रहा हूं, सही से समझाने पे रहेंगी चीजें सारी आपकी, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, जब कुछ यहां से आना, एक दो क्वेश्चन इस तरह के बने हैं, पूछे गए कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी दौरान। तो ध्यान रखना, समाज जो बटा हुआ है आज इस टाइम का जो था, सबसे छोटे पे आता था आपका, अगर सबसे ऊपर देख लें इस तरह देखें तो सबसे छोटे आता था कबीला। कबीला, कबीले के बाद आता था ग्राम, ग्राम के बाद आता था आपका जन, जन के बाद आता था आपका जनपद, और जनपद के बाहर आता था आपका सबसे बड़ा महाजनपद। महाजनपद, इसे आप लाइक एज आपका स्टेट की तरह देख सकते हो। आज महाजनपद आज के स्टेट की तरह है। कबीला वही गांव, आपके जो छोटी छोटी बस्ती होती हैं उनके ऊपर गांव होता है, गांव के ऊपर आपके ब्लॉक होते हैं, या ब्लॉक में तहसील आपकी मान लो, और उसके ऊपर आपका जनपद होता है जो आज भी है। और महाजनपद की जो संज्ञा दी गई है वर्तमान में, आप समझ सकते हो इसे, जो कि आपके स्टेट की तरह होती है। तो उस टाइम आपके जो 16 महाजनपद आ रहे हैं, 16 महाजनपद आए, तो ये जो 16 महाजनपद है, इनसे ध्यान रखना, भारत में अगर पूछ लिया है में से सर्वाधिक महाजनपद किस स्टेट में पड़ते हैं, ये सही समझ लेना। सर्वाधिक महाजनपद जो पड़ते हैं आपके यूपी में सबसे ज्यादा है, यूपी में जो है 8 है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए भारत में कितने महाजनपद पड़ते हैं, अगर भारत की बात आ जाए तो भारत में आपके 14 हैं वर्तमान में, 2 आपके विदेश में पड़ते हैं, बाहर पड़ते हैं। तो 14 महाजनपद आपके भारत में पड़ते हैं, 2 यहां से आपके बाहर पड़ते हैं। सर्वाधिक महाजनपद आपके कहां पर है, यूपी में 8 महाजनपद आपके आते हैं, ठीक है। यहां तक ये नॉर्मल चीजें देखी जाती है। अब जब आपके 16 महाजनपद आए, वो आपको लिखवा चुके हैं, आपके 16 के 16 आपके वैसा ये होगी लिच्छवी, वैशाली, इस तरह के महाजनपद आपको लिखवाए। उन सब में एक महाजनपद लिखवाया मैंने मगध, जो सबसे, अब जो आपका इतिहास शुरू होने वाला है, जो इतिहास शुरू होगा आपका आगे, तो वो पूरा इतिहास है आपका मगध पे। जो पूरा इतिहास शुरू होगा वो होगा आपका मगध पे, मगध का उत्थान होगा। अब मगध का जब उत्थान होगा तो मगध के बारे में चीजें समझी जाएंगी। ये आपका मगध, अब मगध ही क्यों, इन 16 महाजनपदों में एक अकेला मगध ही क्यों, इंपोर्टेंट ये है। ये 15 महाजनपद और हैं, उनकी भूमिका इतनी कम क्यों। ये वही जो मगध है, वो ये वही महाजनपद बनेगा जहां पर आपका भारत का पहला साम्राज्य स्थापित होगा, सबसे बड़ा मौर्य साम्राज्य। जब यहीं पर आपका स्थापित जो साम्राज्य आएगा, सबसे पहले हर्यक वंश आ जाएगा, जहां पर आपके शासन की नींव पड़ जाती है। लेकिन ऐसा कि मगध ही क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मगध ही क्यों हुआ, और कोई राज्य इसमें ऐसा क्यों नहीं था कि वहां पर आपका शासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाए। तो इसके लिए सबसे कुछ चीजें हम समझ लेंगे। अगर यहां से हम इसकी राजनीतिक स्थिति देखें या आर्थिक स्थिति देखें, आर्थिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, और आपका तीसरा भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। देखो किसी भी स्थान में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके ये तीनों चीजें, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, और आपका आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे कि अगर मैं पहासू की बात करूं या बुलंदशहर की बात करूं, नॉर्मल चीज है, पहासू बुलंदशहर क्या है, क्या इनकी भौगोलिक स्थिति ज्यादा खास है, नॉर्मल है, एवरेज है। अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक स्थिति कोई खास, नॉर्मल ही है। आर्थिक स्थिति, क्या आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे कोई अच्छे उद्योग धंधे नहीं है। लेकिन यही बात हम कहां करें, दिल्ली कर दें, दिल्ली की राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है, अगर आर्थिक स्थिति इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। और जब ये सारी चीजें हैं, अब भौगोलिक स्थिति भी देखें तो यमुना के किनारे बसा हुआ है, सारी चीजें उपस्थित है वहां पर। तो इसी तरह से मगध के लिए भी आपकी कुछ चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपकी। तो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो दौर चल रहा है आपका 16 महाजनपद का, यहां पर इसे आपका द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण। अगर प्रथम नगरीकरण पूछ लिया जाए तो सिंधु सभ्यता, प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण कौन सा है आपका 16 महाजनपदों का उदय, उसमें मगध का उत्थान। अब आर्थिक स्थिति देखते हैं। आर्थिक स्थिति में यहां की जो अर्थव्यवस्था थी, क्यों, देखो सबसे मेन चीज क्या है, लोहे की खोज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपकी लोहे की खोज हुई, मैंने लिखवाया आपको लोहे की खोज। अब लोहे की खोज से क्या हो रहा है, जो मगध है
जैसे मगध को हम समझेंगे, मैं तो अभी यहाँ जो समझ रहे हैं केवल शासन के तौर पे समझ रहे हैं, यहाँ मगध को शासन के तौर पे समझ रहे हैं। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति और देखें तो मगध जो स्थापित है आपका छोटा नागपुर पठार से टच किया हुआ है। अब छोटा नागपुर पठार लोहे की प्रचुर मात्रा रखता है अपने अंदर, लोहे की प्रचुर मात्रा है। अब जब लोहे की किसी के पास प्रचुर मात्रा है तो वो क्या करेगा, उसके कुछ ना कुछ आपके उपकरण बनाएगा, उपकरण बनाएगा। जब उपकरण बनाएगा तो खेत को खेती में काम आएंगे, जैसे हल टाइप के बनाना। उससे जब हल टाइप के जैसे कुछ चीजें बनाई गई तो उससे क्या फायदा मिला होगा, आपकी कृषि अच्छे लेवल की हुई, मतलब कृषि में सुधार होना, कृषि में लोहे की खोज से सुधार। अब सुधार में आपका क्या हुआ, कृषि में सुधार कैसा, जो कि पहले कैसी थी, आपकी जीविका निर्वाह योग्य ही आपको उपज मिल पा रही है, अब वो व्यापार योग्य उपज हो रही है। एक तो ऐसा है कि भाई आपकी फसल आपके खेत में इतना ही उपजा है जो आप खुद ही खा पी सकते हो, एक इतना उपजा कि आप उसे खुद भी खाओगे बेचोगे भी। जब बेचोगे तो उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, वहां की नॉर्मल सी चीज है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। दूसरा क्या है, जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, नॉर्मल सी चीज है, जब आर्थिक स्थिति ऊपर बढ़ेगी तो राजनीति कैसी होगी, अपने आप ही राजनीति वहां की अच्छी मिलेगी। जहां पर पैसा अच्छा होगा तो वहां पर क्या पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन होंगे, राजनेता होंगे, अच्छे होंगे। तो यहाँ के जो राजा होंगे कैसे होंगे, राजा शक्तिशाली होने लगे, राजा शक्तिशाली। एक तो क्यों, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही। दूसरा क्या है, राजा को शक्तिशाली होने के लिए हथियार चाहिए, और हथियार किसके बनेंगे, तांबे के तो बनेंगे नहीं, सीधी बात है, ना सोने के बन रहे ना चांदी के बन रहे, किसके बनेंगे, लोहे के बनेंगे। तो इस दौरान क्या हो रहा है, जो लोहे की खोज है उसने राजा की जो स्थिति है शक्तिशाली करने में हथियारों ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे दिया, हथियार। अब भैया जिसके पास जितने ज्यादा हथियार, अब ये दौर ऐसा तो है नहीं कि आज जैसा दौर है, बंदूकों का दौर है, गोले बारूद का दौर है, ऐसा तो है नहीं, तलवारों का दौर है, तो तलवार और भाले का। जिसके पास जितनी अच्छी गुणवत्ता का लोहा होगा उसके पास उतने अच्छे हथियार होंगे। तो ये तो देखो मतलब आपकी कृषि में सुधार हुआ तो आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आप राजनीति में भाग ले सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं अभी भाई जाके राजनीति में भाग ले लो, ले सकते हो, नहीं लो, क्योंकि अभी आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। और जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति सुधार अच्छी होती है थोड़ी, तो आदमी सबसे पहले कहां जाता है, राजनीति की ओर रुख करता है। अब बहुत सारे लोग आपके आसपास के एग्जाम्पल भी होंगे इस तरह के, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले बेकार थी अभी सही हुई है, वो कहां दिख रहे हैं आपको, राजनीति में दिखने जाते हुए। ऐसा है। दूसरा क्या है, अब राजनीति में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके लोहे की प्रचुर मात्रा है। अब जब हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है इसमें आपके मगध के उत्थान में, सबसे महत्वपूर्ण योगदान मगध के उत्थान में देती है कौन सी, इसकी राजनीति, ये भौगोलिक स्थिति। क्योंकि ऐसा है लोहे की पहुंच तो और जो 15 महाजनपद है वहां तक भी पहुंच रही है, कृषि वहां भी अच्छी हो जा रही है, ज्यादा अच्छी नहीं हो रही लेकिन अच्छी हो जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रही मगध के उत्थान में उसकी भौगोलिक स्थिति। क्यों, जो मगध बसा हुआ है ये आपका, देखो इस तरह से कुछ समझ सकते हो, इस तरह से ये आपका मगध वाला एरिया है, मगध बिहार वाला, ठीक है, ये वाला एरिया है। इसके जो, अगर इसे मगध को हम इस तरह से देख लें, इसका उत्तर दक्षिण कर दें, उत्तर ये कौन सी सा होगी, उत्तर ये कौन सी दक्षिण, ये कौन सी पूरब, ये कौन सी पश्चिम। तो एक तो जो दक्षिण वाला एरिया है ये विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इसी में पड़ता है आपका छोटा नागपुर का पठार। मगध जो अवस्थित है तो ये क्या है आपका, यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है दक्षिण में इसके, तो इसलिए आपका। दूसरा क्या है, हम जब उत्तर की बात करें तो उत्तर में ये आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी बहती हुई जा रही है इसके उत्तर में। अगर बात करें पश्चिम की तो सोन नदी है, और बात करें पूरब की तो फल्गु नदी है। मतलब एक ऐसा एरिया इसके ऊपर से बहती हुई जा रही कौन सी नदी, गंगा। आपके इसके पूरब में कौन सी बह रही है, पूरब में बह रही है इसकी फल्गु नदी, पश्चिम में बह रही है इसकी सोन नदी, और दक्षिण में क्या है आपका, ये इससे सुरक्षित है। तो ये प्राकृतिक सीमा जो बनती है इसकी प्राकृतिक जो सीमा बनी, इससे जो इसे सुरक्षा मिली, इस प्राकृतिक सीमा से जो इसे सुरक्षा मिल रही है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है मगध के उत्थान में। ये पूछा गया, कई बार पूछ लिया गया कि जो मगध की भौगोलिक स्थिति है उसके दक्षिण में कौन सी नदी है,
या सॉरी उत्तर में कौन सी नदी है, पश्चिम में कौन सी है, और पूरब में कौन सी है, या किस पहाड़ी पर अवस्थित है। ये कई बार अब तक पूछे जा चुके क्वेश्चन है आपके, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इस तरह से नहीं बनता, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं यहां से कि मगध के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति, या मगध की भौगोलिक स्थिति, या इनमें से कोई नहीं, या एक सब, या तीनों से ही। तो तीनों में पूछ, अगर तीनों में तीनों आ जाएंगे, अगर और कोई चौथा ऑप्शन डाल दिया तीनों ना डाल के कोई और, तो उसमें आपको समझना पड़ा सबसे महत्वपूर्ण की बात आ जाए तो भौगोलिक स्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहती है यहाँ पे। तो जब इस तरह से किसी, अब जब एक नॉर्मल चीज समझो, यहां ये नदी बहती भी जा रही है भाई, एक नदी ये रही, एक नदी ये रही, एक नदी इधर बह रही है, और ऊपर ये पहाड़ी वाला एरिया, तो बीच वाला एरिया किसका है, मगध का है। अब अगर इस पर आपको आक्रमण करना है, किसी राजा को यहां से आना है, कोई राजा यहां से आपका इस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो उसे अगर चाहे पश्चिम से आए तो भी नदियों से होते हुए जाना है, दक्षिण से आए तो पर्वत चढ़ते हुए जाना है, उत्तर से आए तो भी नदियों से होते हुए गुजरना है, और पूरब से आए तो भी नदियों से होते हुए ही गुजरना है। अब इतनी बड़ी सेना को लेकर कोई व्यक्ति ना तो नदियों से गुजर सकता, ना ही पर्वत पे चढ़ सकता है, इतना आसान है नहीं। क्योंकि आप जब यहां खड़े हो गए आके, तो इसे पता होगा यहाँ के राजा को कि जो नदी है उससे पल्ली तरफ कोई सेना ही खड़ी है, तो उसे तैयार होने की, तो अपनी सेना को तैयार करने का मौका मिलेगा। इसलिए मगध लगातार सबसे उत्कर्ष लेवल पे पहुंच जाता है। ये मगध वही जो बिहार बना वर्तमान में, ये मगध वहीं पर जो आपका बिहार बनता है, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये सब वहां पर आपके। तो इसलिए मगध के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपके भौगोलिक स्थिति रह जाती है। अब जो मगध है, मगध को लेकर कई सारी समस्याएं हैं। देखो मगध को लेकर कई सारी समस्या मिलेंगी, क्योंकि अगर आप महाभारत और पुराणों के अनुसार देखोगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार या पुराणों के अनुसार मगध का संस्थापक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है जैन धर्म और या बौद्ध, जैन या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का संस्थापक कौन है। अगर बात आ जाए आपके मगध के संस्थापक की, महाभारत व पुराण, तो इनके अनुसार जो संस्थापक है, इनके अनुसार जो संस्थापक है वो है बृहदत्त। बृहदत्त वंशी कह देते हैं आपका, बृहदत्त वंश, और बृहदत्त इसका संस्थापक बन जाता है। ये महाभारत और पुराणों के अनुसार है, केवल ये महाभारत और पुराणों के अनुसार। और बात जब आ जाए बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के अनुसार, अगर यही आपका बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ के अनुसार बात आ जाए, तो इनके अनुसार जो संस्थापक है यहां का, ध्यान रखना, हर्यक वंश है, हर्यक वंश। अब समस्या ये है, इतिहास, जो ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात आती है, इतिहास में जो ज्यादा साक्ष्य हमें मिले, इतिहास की एक चीज समझ लेना, इतिहास ना आपकी मर्जी से पढ़ाया जाता, ना मेरी मर्जी से। आपको क्या पसंद है उससे मतलब नहीं, इतिहास केवल साक्ष्यों के आधार पर ही पढ़ाया जाता है, किस चीज के साक्ष्य हमें ज्यादा मिले हुए। तो ये जो आपका हर्यक वंश है मगध का संस्थापक, इसके साक्ष्य में ऐतिहासिक साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सबसे पहला वंश आता है वो हर्यक वंश आता है। इसके बाद आपका जो अगला वंश आता है, यहां पर हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश मिलेगा, शिशुनाग वंश, और इसके बाद जो मिलता है आपका नंद वंश, ठीक है। ये तीन वंश आपको मगध पर आते हुए दिखेंगे प्रारंभ में। पहला आएगा हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, ठीक है। अगर बात हर्यक वंश की आ जाए, हर्यक वंश, ठीक है, तो हर्यक वंश में आपके, अगर आप एक बड़े लेवल पे पढ़ोगे तो आपको एक ही चीज दिखने वाली है, मोस्टली किताबों में भी दिया गया है, हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार को बताया गया है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को बताया गया है। लेकिन कुछ ऐतिहासिक स्रोत ये बताते हैं इसका जो संस्थापक था राजा भाटिया था, राजा भाटिया, ठीक है। हर्यक वंश इसका संस्थापक रहता है इसका राजा भाटिया, राजा भाटिया, ठीक है। और इसे संस्थापक कहा जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात आ जाए, वास्तविक संस्थापक की, तो वह है आपका बिंबिसार, बिंबिसार इसका वास्तविक संस्थापक है। जो हर्यक वंश रहता है वो रहता है आपका यहां पर आगे 544 ईसा पूर्व से लेकर 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, ठीक है। शिशुनाग जो वंश रहता है वो रहता है आपका समथिंग एक मिनट, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक,
344 ईसा पूर्व तक। और जो नंद वंश है ये रहता है आपका 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में इतिहास की सबसे बड़ी घटना घट जाएगी। 323 ईसा पूर्व में इतिहास की, अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटेगी। कौन सी घटना घटेगी बताओगे भाई? 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ था जो इतिहास की, अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना कहलाएगी? वो 323 322 कुछ घटा था 323 में। सिकंदर का आक्रमण, विश्व विजेता सिकंदर 323 ईसा पूर्व में भारत की ओर रुख करता है, जो अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना कहलाती है, जो यहां तक हमने पढ़ लिया है, जो वहां तक के इतिहास की पहली बार कोई विदेशी आक्रमण होता है। ध्यान रखना, इस ऐसा नहीं है कि सिकंदर का आक्रमण पहली बार कोई विदेशी आक्रमण था। इससे पहले आपका यूनानी और ईरानी, हम दो आक्रमण पढ़ते हैं, ईरानी और यूनानी आक्रमण। इससे पहले ईरानी आक्रमण हो चुका है, उसके बाद यूनानी आक्रमण। सिकंदर यूनान से था, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जो विशेष देखने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं यहां पर आपके बिंबिसार की, जो बिंबिसार शासक रहता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बिंबिसार से बनते हैं। बिंबिसार जो शासक रहता है वो रहता है आपके समथिंग समथिंग जो रहता है इसका बिंबिसार 542 से 492 तक, 542 से 492 तक ईसा पूर्व। इसने जो शासन किया था 50 वर्ष का शासन था इसका। पहला ऐसा शासक, पहला शासक बनता है भारत का जो एक बड़े क्षेत्र पर शासन करता है एकत्रित करके। अब ये करता क्या है, जो 16 महाजनपद हैं उनमें से बहुत से महाजनपदों को अपने अधीन कर लेता है। बहुत से महाजनपदों को करता क्या है, ये बहुत से महाजनपदों को अपने अधीन कर लेता है। कैसे करता है? इतिहास का पहला ऐसा राजा मिलने वाला है जो वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य का विस्तार करेगा। क्वेश्चन बनाए कई बार, इतिहास का ऐसा कौन सा राजा रहा है जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया? कैसे? ये आपका कैसे शासक है? आपका वैवाहिक संबंध दो के माध्यम से साम्राज्य विस्तार। आपको यहां पर एक चीज समझ में आएगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी, जब मैंने आपको समझाया था इतिहास में केवल महिलाएं वस्तु मात्र दिखने वाली हैं। अब ये वो दौर स्टार्ट हो गया जहां पर आपको महिलाएं केवल वस्तु मात्र दिखेंगी। महिलाओं का यूज क्या होने वाला है? केवल और केवल अपने संबंधों को अच्छे करने के लिए। यहां जो आपकी जो इनके शादी होती है बिंबिसार की, 4-5 शादी होती है, ध्यान रखना। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है चट्टाना, मतलब ऐसे कुछ नाम है, उनसे इनका विवाह होता है। 3-4 शादियां होती हैं इनकी, और तीनों चारों जो शादी होती हैं इन्हें दहेज में उनका साम्राज्य मिल जाता है। काशी इन्हें दहेज में मिला, पंजाब इन्हें दहेज में मिला, वैशाली इन्हें दहेज में मिला, और आपका लिच्छवी साम्राज्य भी इन्हें दहेज में मिला था। क्या सच में ही ऐसा हो रहा होगा? कोई व्यक्ति, कोई राजा सच में ही दहेज में अपना साम्राज्य दे रहा हुआ? बिल्कुल नहीं था। यहां लिखा हुआ है कि जो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, क्योंकि पता है बिंबिसार ताकतवर शासक है। क्यों? वो कहां का शासक है? मगध का शासक है। शासक कहां का? मगध का है। उसके पास सारे संसाधन है, वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सकता है युद्ध करने के लिए। तो यहां महिलाएं कैसी और कैसी के लिए? आपको वस्तु मात्र। वस्तु मात्र का अर्थ क्या है यहाँ पे? जैसे कि ये वस्तु है, अगर मुझे इसे आपको देगा, मुझे आपसे कोई फायदा मिल रहा है, तो मैं क्या ये वस्तु आपको दे दूंगा? अगर ये वस्तु मुझे आपको देगा, कोई फायदा मिल रहा है, तो ये वस्तु मैं आपको दूंगा। अब क्या इस वस्तु का अपना दिमाग है? क्या ये वस्तु ये कह सकती है भाई मुझे मत दो किसी को? नहीं कह सकती, क्योंकि इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह महिलाओं को क्या दिखाया गया इतिहास में कि अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे, शुक्र मनाओ आपके पास संविधान है, शुक्र मनाओ आपके पास संविधान है, संविधान की वजह से आपको सारे अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बातें जब इतिहास की करते हैं तो वहां पे ये अभी आपको दिख रहा है ना साफ साफ, एक नहीं 4-5 रानियों से ब्याह होंगे बिंबिसार के, और सबके वो किस लिए विवाह किए जा रहे हैं? या तो बिंबिसार युद्ध करके जीत ही लेगा आपको, या तो बिंबिसार युद्ध करके आपको जीत लेगा। आप अगर आपको अपने आप को हारना नहीं है, आपको बचना है उसके आक्रमण से, तो क्या है? एक संधि है, ये विवाह नहीं है, संधि है कि हम आपसे अपनी लड़की की शादी कर दे रहे हैं। उससे क्या हो जा रहा है
कि हम आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे। रिश्तेदार, और आपको क्या चाहिए भैया, आपको साम्राज्य चाहिए ना, ठीक है आप साम्राज्य ले लो। अब उनका फायदा क्या है फिर राजा का, अगर राजा अपनी बेटी की शादी कर दी इनसे तो फायदा क्या मिल रहा है, अब रिश्तेदार बन के कहीं ना कहीं, अब उसका इनडायरेक्ट वे में अगर वो राजा नहीं रहेंगे गवर्नर बन के रह जाएंगे, वहां के अधिकारी तो नहीं बना के बिठाएगा ना फिर वो। हर आदमी अपने रिश्तेदार को अधिकारी बना के बिठाता है, ये आज भी देखते हो आप आपके। तो इसलिए ये सारी चीजें क्या हो रही है यहाँ पर आपके, कि एक वस्तु मात्र बना के तैयार की जा रही है महिलाओं को। तो एक चीज, एक इस पर आपने सुनी भी होगी बहुत सारे, एक शायरी सुनिए, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो हंसते हंसते, नहीं कैसे, जीत अगर मुमकिन ना हो तो हंसते हंसते हारो तुम, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो नॉर्मल चीजें अगर कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम कुछ तो कर लो। अभी आप लोगों को मौका मिला हुआ है, मैं खासकर लड़कियों के लिए बोलता भी रहता हूँ, भाई लड़कियों को एक लिमिट होती है तैयारी करने की। आज आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, नहीं है बहुत ज्यादा टाइम, आपके पास लिमिटेड टाइम है। और लड़कों के साथ और बड़ी समस्या है, लड़कों के साथ ये बड़ी समस्या है, जहां उम्र निकलनी शुरू हुई आपके अपने सगे संबंधी आपसे संबंध खत्म कर लेंगे। जो आज हो सकता है आपके सबसे करीबी हो सकता है कल वो आपसे संबंध बातें करना भी पसंद ना करें। ये लड़कों के साथ समस्या है। और लड़कियों के साथ समस्या है, लड़कियों को 3-4 मैक्सिमम 2-3 साल ही मिलते हैं तैयारी करने के लिए। अब इन 2-3 साल में या तो पढ़ाई कर लो या और बतेरे काम है उन्हें कर लो। और बतेरे काम के लिए जिंदगी पूरी पड़ी है, उन्हें आप बाद में भी कर सकते हो सिलेक्शन के बाद भी, लेकिन अभी सिलेक्शन ले लोगे तो बहुत सही रहोगे, ठीक है। वरना स्थिति ये क्या फायदा कि आप वस्तु मात्र बन के रह जाओ, कि घर वालों ने कह दिया कि हाँ भाई तुम्हारी शादी वहां होनी है या फिर तुम्हें ये करना है। कम से कम कल को तुम सेल्फ डिपेंड हो गए, कम से कम इतना तो है कि आपको हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। पता लगे 10 रुपए के लिए भी आपको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। आपका मन है बाजार में जाकर गोलगप्पे खाने के लिए, जेब में पैसे नहीं, हस्बैंड के आगे हाथ फैला रही हो, दियो 10 रुपए गोलगप्पे खाने के लिए, ऐसी स्थिति पैदा करनी है तो कर सकती हो, ठीक है। तो यहां जो बिंबिसार है, अब बिंबिसार का जो पुत्र होगा, बिंबिसार के बारे में ध्यान रखना, बिंबिसार एक ऐसा राजा पहला जिसने किसी साम्राज्य का स्थापना करता है, मतलब वास्तविक संस्थापक कहलाता है हर एक वंश, इसके हर एक वंश का। दूसरा क्या, ऐसा कौन सा पहला शासक हुआ जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य की विस्तार किया, कौन हुआ, बिंबिसार हुआ। इसके समय होता क्या है, एक ध्यान रखना, इस टाइम महात्मा गौतम बुद्ध जिंदा है, इस टाइम महात्मा गौतम बुद्ध जिंदा है, क्योंकि ये दौर कौन सा 542 से 492 तक का है। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में मिलती है, तो ये महात्मा गौतम बुद्ध जिंदा है। तो महात्मा गौतम बुद्ध का एक फ्रेंड है, मतलब चंड प्रबोध, एक व्यक्ति है चंड प्रबोध, चंड प्रबोध, प्रबोध सॉरी प्रबोध है, प्रबोध नहीं प्रबोध, ठीक है। ये महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन था। होता क्या है, ये जो शासक है चंड प्रबोध, ये अवंती का शासक है। अवंती भी क्या है, 16 महाजनपदों में से एक है, ठीक है। ये अवंती का राजा है। अब मोस्टली जैसे आपका वैशाली हो गया, आपका लक्ष्मी हो गया, या आपका कई सारे जो महाजन उन्हें तो इसने जीत ही लिया था बिंबिसार ने। अब जो ये अवंती है, अवंती को भी जीतना चाहता था। अब होता क्या है, चंड प्रबोध को इस समय बहुत भयानक बीमारी होती है, भयानक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। मतलब उसके साम्राज्य में ऐसा कोई वेद नहीं था जो इसका इलाज कर सकता था। अब इस चीज का फायदा उठाया किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार के साम्राज्य में एक बहुत अच्छे एक वैद हुआ करते थे, तो उसने क्या करा, कूटनीति का फायदा उठाया। उसे कूटनीति कहते हैं, अपने संबंध के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए तुम्हें दूसरे की हेल्प कर देना, अपने फायदे के लिए दूसरे की मदद करना। उसका फायदा क्या मिलता है, इन्हें भयानक बीमारी है जो ये चंड प्रबोध है, तो बिंबिसार क्या करता है, अपने वैद चिकित्सक जो वैद है उसे कहां भेजते हैं, अवंती भेजते हैं, जिसका नाम है जीवक, वैद जीवक है, उसका नाम है जीवक। उसे भेजते हैं कहां पर, अवंती। क्यों, चंड प्रबोध के इलाज करने के लिए। जब चंड प्रबोध का इलाज करने के लिए भेजते हैं तो होता क्या है, चंड प्रबोध की तबीयत ठीक हो जाती है। इससे खुश होकर चंड प्रबोध क्या कहता है कि मैं आपके अधीन ही कार्य करना पसंद करूंगा। वो भी अवंती भी दे दिया। अवंती भी किसके पास चला गया, बिंबिसार के पास चला गया। तो इस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बना कौन सा, बिंबिसार। थोड़ा साइड हो जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा गैप कर लो, अब दिख रहा है। तो इस समय का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बनने वाला है, बिंबिसार। अब बिंबिसार का पुत्र आता है, इसका पुत्र आता है अजातशत्रु, इसका पुत्र आता है अजातशत्रु।
इसका पुत्र आता है अजातशत्रु। और जो डाटा मैं लिखवा दूंगा, अभी तो बस आपको ये क्या है, ये वो वाला डाटा लिखवा रहा हूँ जो एंड टाइम पे एग्जाम टाइम पे पढ़ने के लिए रहता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें रहती है वो वाली चीज बता दे रहा हूँ। और तो मैं चीजें आपको बता दूंगा क्या क्या लिखना, और मैं आपको भेज भी दूंगा नोट्स ग्रुप में, ठीक है। तो अजातशत्रु जो शासक रहता है वो 412 से 460 तक रहता है, 412 से 460 ईसा पूर्व। अब कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसे ईसा पूर्व का अर्थ ना पता हो, कल ही बता दिया था। ईसा मसीह के जन्म से पहले काल ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल ईसवी। एक 0 ईयर माना गया, उसे ईसा मसीह का जन्म माना गया है, ठीक है। अब जो अजातशत्रु है ये आपका पुत्र है किसका, बिंबिसार का। इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसे पितृहंता परंपरा कहते हैं। पितृहंता परंपरा, पितृहंता परंपरा का अर्थ होता है पिता को मारकर खुद गद्दी पे बैठना, पिता को मारकर खुद गद्दी पर बैठना। तो अजातशत्रु एक ऐसा पहला शासक हुआ जिसने पितृहंता परंपरा के तहत शासक बनता है, ठीक है। इसने क्या करा, पितृहंता, पितृहंता परंपरा, परंपरा के तहत शासक बना, मतलब अपने पिता को मारकर उसकी गद्दी पे बैठ गया था। इसे आपका कुणिक भी कहा जाता है, ठीक है, कुणिक। और जो ये पुत्र था, अब मैंने आपको बताया 4-5 रानियां हैं किसकी, बिंबिसार की। तो इसकी माता कौन सी थी, इसकी माता कौन सी थी, इसकी जो माता थी वो जो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री है चेल्लाना, वो इसकी माता है, ठीक है। इसका जो प्रेम था अजातशत्रु का अपने ही मामा की लड़की से था। इसका ये प्रेम करता था अपने ही मामा की लड़की। अब अपनी मामा वो नहीं जो इसकी मम्मी के भाई हैं, इसके 4 मामा और 4 मम्मी और हैं सौतेली। इसकी एक मम्मी नहीं है हमारी मम्मी की तरह, इसकी 4 मम्मी और हैं सौतेली। उनमें से कोई से एक मामा है, उनकी पुत्री से पसंद आती थी, उनसे ब्याह करना चाहता था, ठीक है। और इसने जो राजधानी स्थापित की थी, इसने आपका पाटलिपुत्र में राजधानी बना ली थी। इसकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है, ठीक है। इसने क्या करा था, इसके पिता क्या करते हैं, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करते हैं, लेकिन ये जो करता है ये आक्रमण नीति के अनुसार, आक्रमण करो जीतो। पिता इसके वैवाहिक संबंध और ये आक्रमण नीति के अनुसार करता है साम्राज्य का विस्तार। दूसरा क्या है आपका, ये इसने आपके पहली बार 2 हथियार बनाए थे, पहली बार 2 हथियार को इंट्रोड्यूस करता है। एक होता है महाशिलाकंटक, पूछा गया महाशिलाकंटक का पहली बार किसने प्रयोग किया था, या महाशिलाकंटक क्या है। दूसरा हथियार बनाया था इसने रथमुसल, इसने आपके 2 हथियार बनाता है, आपका 2 हथियार लेगा, 2 हथियार युद्ध के लिए, हथियार युद्ध के लिए बनाएगा, प्रेम में तो बनाएगा नहीं। एक तो आपका महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक, और आपका वह रथमुसल। महाशिलाकंटक कुछ कुछ गुलेल जैसा होता है, महाशिलाकंटक कुछ कुछ गुलेल, बहुत बड़ी गुलेल बनाना, उसमें पत्थर लगा के जो खींच के फेंकते हैं ना दूर तक, आपके बाहुबली जैसी मूवी में दिखाए गए हैं हथियार, ठीक है। ये जो रथमुसल टाइप में जो होता है, तो रथ के ऊपर चक्कू टाइप में लगा देना, जैसे रथ चलेगा वो घूमता चलेगा, वो कुछ जो बाहुबली मूवी में दिखाया है, जो रथ भागता और आगे चलता है, तो वो कुछ उस तरह से है रथमुसल है। हाँ हाँ, ठीक है। अब भैया नॉर्मल सी चीज है, इसने किसे मारा था, अपने पिता को मारा था। अब जो वो है काटोगे भाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अपने पिता को मार के पितृहंता परंपरा के तहत शासक बनोगे तो आपके आने वाली जो क्या होंगे, पुत्र होंगे, बच्चे होंगे, वो आपकी पूजा करेंगे, ऐसा तो होना नहीं है, वो भी आपको मारेंगे। तो इनका जो पुत्र आता है उदयन, वो भी पितृहंता परंपरा के तहत ही शासक बनता है। इनका पुत्र आता है, इनका पुत्र है, इनका पुत्र उदयन, उदयन जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कहलाता है वास्तविक रूप से, क्योंकि इसके बाद जो शासक आए वो कोई योग्य शासक नहीं थे। इतिहास में एक चीज ध्यान रखना, अगर इतिहास में कोई योग्य है, पढ़ा उसी के बारे में जाएगा, फालतू लोगों के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ा जाता है। जिसने इतिहास में कुछ करा है उसी के बारे में पढ़ा जाता है, अदरवाइज जो फालतू आते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा जाता है। ये जो शासक रहता है 460 से 440 तक रहता है, 460 से 440 ईसा पूर्व। ये ईसवी और ईसा पूर्व कंफ्यूज मत हो जाना, ये ईसा पूर्व ही लिखना हर जगह, क्योंकि पता चले कि ईसवी में पहुंच जाओ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे चल के, ठीक है।
इसने भी अपनी राजधानी कहा, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है आपका। ध्यान रखना, पाटलिपुत्र का पुराना नाम अगर देखो कुसुमपुर मिलता है। पाटलिपुत्र का अगर पुराना नाम और देखें, पाटलिपुत्र का पुराना नाम, पाटलिपुत्र का पुराना नाम जाता है आपका कुसुमपुर। कुसुमपुर, ठीक है, कुसुमपुर, या दूसरा भी कहते हैं आपका पुरुषपुर। पुरुषपुर, ठीक है। और वर्तमान नाम है इसका क्या आपका, पटना। तो पटना के कई सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे, पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पुरुषपुर, ये इसके ही पुराने नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो अंतिम शासक बनता है वो कौन बनता है आपका, हर्यक वंश का उदयन। अब हर्यक वंश में ही कोई इसका अगले जो शासक आया, जो उदयन के बारे में कहा जाता है, उदयन के बारे में एक चीज कही जाती है, इसकी मृत्यु जो हुई थी पता नहीं किसने की थी। पहली चीज तो इसे जो मार दिया था, चक्कू से गोद के कोई अज्ञात व्यक्ति मार के भाग गया था। इसे चक्कू से गोदा गया इसे, और चक्कू से गोद के मार के भाग के चला गया। इसके बाद जो इसका पुत्र आया वो योग्य शासक नहीं था। अब इसकी ही सेना में एक व्यक्ति है शिशुनाग, इसकी ही सेना में एक अमात्य है या सेनापति है शिशुनाग, इसकी सेना में, इसकी सेना में व्यक्ति एक आपका सेनापति है शिशुनाग। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर शासक अयोग्य है या शासक कमजोर है और सेनापति मजबूत है, तो क्या होगा, सेनापति क्या करेगा, शासक को हटाकर अपने आप शासन में आ जाएगा। मतलब शासक को अपदस्थ करता है, हटा देता है शासन में से और अपने आप शासन में आ जाता है। ऐसा इतिहास में हजारों बार हुआ है। इतिहास ये चीज कई बार दिखाता है, अगर आप कमजोर हो, आपका सेनापति आपसे ज्यादा मजबूत है, तो आपको दिक्कत तो होगी। अब भैया और भी बताइए चीजों में मजबूत और कमजोर ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे ज्यादा मजबूत आपके साथी हैं तो भैया उनसे दूर रहो, पता है आपको कब साइड करके हट जाए, आगे पहुंच जाए, ठीक है। तो अब जो हर्यक वंश के बाद जो अगला वंश आता है उसे शिशुनाग या नागवंश कहते हैं, शिशुनाग या नागवंश। और पूछ ले जाए इसका संस्थापक कौन है नागवंश का, तो कौन है, शिशुनाग। शिशुनाग ही नागवंश का संस्थापक है। यह स्थापित होता है 412 से लेकर, ये वंश जो चलता है 412 344 ईस्वी तक चलता है, 412 से 344 ईसा पूर्व तक ये वंश चलता है आपका शिशुनाग वंश या नागवंश, ठीक है। तो संस्थापक कौन, शिशुनाग कौन है इसका, ये ही कौन है, संस्थापक है, ठीक है। अब ये जो आपके शासक आ रहे हैं ये कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे, क्यों, इसके पीछे कारण समझो। जो सबसे ज्यादा मेहनत करी वो किसने करी, हर्यक वंश में। हर्यक वंश में किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने मोस्टली जो महाजनपद है उन्हें अपने अंतर्गत कर लिया था। अब जो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया, उसे मोस्टली चीजें स्थापित मिली, सब कुछ चीजें ठीक ठाक थी, ज्यादा उसे युद्ध नहीं लड़ने पड़े, क्योंकि बाप का नाम पहले से आसपास के इलाके में हो रखा था, भाई खतरनाक ताकतवर शासक है। अब इसके अजातशत्रु के बाद और जो शासक आया, कौन आया, उदयन आया, वो और आपका टेंशन फ्री था। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, इतिहास आपको एक चीज समझाएगा, जैसे इतिहास में चल रहे हैं हम आगे, तो इतिहास में दो चीज बड़ी कॉमन मिलेगी यहाँ पे, कि जिसका पिता अच्छा शासक है उसका बेटा कभी भी अच्छा शासक नहीं बना। ये पूरा इतिहास गवाह है इस चीज का। एक आध बार ही हुआ है कि पिता भी अच्छा शासक हुआ और पुत्र भी अच्छा शासक हुआ, अदरवाइज हमेशा ज्यादातर यही देखने मिला, जिसका पिता महान शासक सिद्ध हुआ उसका बेटा कभी नहीं हुआ। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटे आते हैं बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार उनके बेटे आते हैं, उतने महान शासक नहीं हुए, क्योंकि बिंदुसार का पूरी जिंदगी दारू मदिरा पान में ही निकल गई। लेकिन उनके जो बेटा है कौन आए, अशोक महान शासक हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक, बीच वाले जो आगे बिंदुसार, उसके साथ समस्या आज वर्तमान में देख सकते हो ना। सचिन तेंदुलकर कितना महान प्लेयर रहे, उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर कुछ भी नहीं है, बस पिता के नाम से ही खेल पा रहा है, अदरवाइज ऐसा तो कुछ महान कुछ है नहीं, कुछ ज्यादा इतने मौके भी नहीं मिलते। तो ये होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या होता है, एक पीढ़ी बहुत अच्छी जाएगी, दूसरी पीढ़ी नॉर्मल आएगी, उसके बाद अगर संभाल पाए तीसरी पीढ़ी अच्छी हो जाएगी। ये आपका इतिहास गवाह है इन चीजों का। तो पहला शासक शिशुनाग रहता है, ठीक है, जो कि राजधानी वही रहेगी इसकी, कौन सी, पाटलिपुत्र, कुछ नहीं करता नया चीज इसमें आपका, ठीक है। इसके समय में आपके ध्यान रखना, यहां एक चीज ध्यान रखना, आपके जो अजातशत्रु था, सॉरी ये 92 था, यहाँ पे 92, अजातशत्रु के टाइम पे एक चीज महत्वपूर्ण और हुई थी, पहली बौद्ध संगीति किसके समय होती है, अजातशत्रु के समय, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कब होगी आपकी, इसी के समय हो जाएगी, अजातशत्रु के समय।
फर्स्ट बौद्ध, इसके समय आपकी फर्स्ट बौद्ध संगीति हो जाएगी, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जो महत्वपूर्ण चीज होती है, शिशुनाथ पे आ जाए दोबारा लौट के वहीं पे, तो यहाँ आपको कुछ ज्यादा कुछ विशेष मिलता नहीं है। बस ये क्या था आपका, एक सेनापति था, एक कमजोर शासक के अधीन, इसलिए हमने उससे कमजोर शासक को हटा के खुद उसमें आ जाता है। अगला जो आता है आपका, अगला जो शासक आता है इसी में शिशुनाग में, कालाशोक आता है। कालाशोक सेकंड शासक है इसका, कालाशोक। कालाशोक, ठीक है, ध्यान रखना चंडाशोक नहीं है। चंडाशोक उपनाम है अशोक का, चंडाशोक उपनाम है अशोक का। उसका कारण बताऊंगा, उसका उपनाम वो क्यों है जब हम वहां पहुंचेंगे। ये जो रहता है 394 से लेकर 366 तक रहता है, ये 394 से 366 तक रहता है। 394 से 300, एक मिनट गलत है कुछ, हाँ हाँ 394 30, हाँ ठीक है, 366 ईसा पूर्व तक ये शासन रहता है, ठीक है। ये इसके टाइम पे भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं घटती हैं, नॉर्मल चीजें होंगी, ठीक है। इसके समय बस एक चीज महत्वपूर्ण होने वाली है, क्यों पढ़ा जा रहा है। पहली बौद्ध संगीति किसके समय हो जा रही है, आपके अजातशत्रु के। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय होगी, कालाशोक। सेकंड बौद्ध संगीति होती है बस इसके समय, ये महत्वपूर्ण है। सेकंड बौद्ध संगीति कब होती है, 383 ईसा पूर्व में। तो इस समय शासक कौन है, कालाशोक है। इसके साथ इसके लिए बस इतनी चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है, अंतिम शासक रहता है नंदीवर्धन, इस वंश का, शिशुनाग वंश का या नागवंश का। इसके बाद जो अगला वंश है कौन सा है आपका, नंदवंश। नंदवंश, ठीक है। अब नंदवंश के बारे में अगर चीजें देखें थोड़ी सी, नंदवंश के बारे में, नंदवंश ध्यान रखना ये भी सेम ही है। नंदवंश का जो संस्थापक आएगा महापद्मानंद, इसका संस्थापक है इसका महापद्मानंद। महापद्मानंद इसका संस्थापक है, इसका नंदवंश का। अब जो नंदवंश रहता है 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहता है। 344 से 323 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसे पहला भारत का शूद्र शासक बताया जाता है। यह भारत का पहला शूद्र शासक था महापद्मानंद, इसलिए इसने इसके जो नाम पढ़ चुके थे जो महापद्मानंद के, इसे आपका ऐतिहासिक सम्राट भी कहते हैं। इसे आपका ऐतिहासिक सम्राट, ऐतिहासिक सम्राट। दूसरा ध्यान रखना, ये आपका पहला शूद्र शासक है, पहला शूद्र शासक महापद्मानंद। क्योंकि जो इसकी माता थी वो एक तरह से जो इसकी मां थी वो काम करती थी, जो राजाओं के अंदर, राजाओं के यहां पर उसका काम करते ना, साफ सफाई वालों का, वो थी। और साफ सफाई काम करने का अधिकार किसका है, जो कि शूद्र वर्ग है इस दौरान उनका है। तो इसकी जो माता थी वो आपके शूद्र वर्ण से आती थी, तो भारत का पहला शूद्र शासक बनता है महापद्मानंद। इसे आपका, इसे जो कहा जाता है सर्व छत्रा छत्रांतक कहते हैं, सर्व छत्रांतक इसकी उपाधि है। उपाधि है इसकी सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, सॉरी सर्व छत्रा सर्व छत्रांतक, मतलब सर्व छत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इसे इन्हें आपका द्वितीय परशुराम भी कहा गया है, द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम भी कहा गया है इसे। क्यों, परशुराम ने भी क्या कहा, क्या उन्हें भी, परशुराम को भी जो उपाधि मिली थी किसकी मिली थी, सर्व छत्रांतक की मिली थी। उन्होंने भी किसके विरुद्ध युद्ध लड़े थे, क्षत्रियों के विरुद्ध। इन्होंने भी किसके विरुद्ध, इनकी जो मोस्टली युद्ध हुए किसके विरुद्ध हुए, क्षत्रियों के विरुद्ध हुए, इसलिए इन्हें सर्व छत्रांतक भी कहा गया है, ठीक है। दूसरा, इन्हें कलिंग का अंश भी कहते थे, कलिंग का अंश, कलिंग का अंश, कलिंग का अंश। एक चीज और, अगर एक क्वेश्चन और बनाए, सबसे ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठी करने वाला शासक कौन, यही थे, सब सर्वाधिक धन संपत्ति थी इनके पास, सर्वाधिक, सर्वाधिक धन संपत्ति, धन संपत्ति।
ठीक है, तो ये रहा महापद्मानंद के बारे में, मोस्टली चीजें आपकी रहती है। ठीक है, इन्हें आपके अलग अलग उसमें आपके इनके बारे में एक छत्र, एक आर्ट, इस तरह की उपाधि इनके बारे में मिलेगी। इनके महापद्मानंद के बारे में उपाधि के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा कि ये किस वर्ण से आते हैं, शुद्ध वर्ण से। अगर उसमें ही पूछ लिया जाए तो कुछ जगह इन्हें नाई दिखाया गया है, कुछ जगह अलग दिखाया गया है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नाई लिखा है कि ये नाई उससे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अंतिम शासक आता है वो आता है धनानंद। धनानंद, धनानंद, ठीक है, अंतिम शासक है यहाँ का धनानंद, जो कि 328 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक था। 328 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व, धनानंद। अब धनानंद एक ऐसा शासक है जिसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ा, इसे सब कुछ स्थापित मिला। पैसा भरमार थी, साम्राज्य में बहुत ताकतवर है। क्यों? इसके पास सेना है बहुत बड़ी, 2 लाख की पैदल सेना है इसके पास, 20,000 घुड़सवार हैं, 3,000 हाथी की सेना है, 2,000 की रथ सेना है इसके पास। इतना ताकतवर था। अब इसने खुद नहीं स्थापित की थी, इसे पहले से ही विरासत में मिली थी। साम्राज्य किसमें मिला इसे? विरासत में मिला। ठीक है, सेना किसमें मिली इसे? विरासत में मिली। पैसा किसमें मिला इसे? विरासत में मिला। कितनी बड़ी सेना? 2 लाख की सेना, जो पैदल सेना 2 लाख की, घुड़सवार सेना 20,000 की, हाथी सेना 3,000 की, रथ सेना 2,000। अब इतनी बड़ी जिसके पास सेना, उसके ऊपर कौन आक्रमण करेगा? वो तो व्यक्ति आराम से रहेगा, फिर मौज ही करेगा। तो इसका जो पूरा जीवन निकला धनानंद का, मौज मस्ती में निकला। ये अपने दरबार में जो जन सुनवाई होती है बहुत कम ही करता था। इसके मोस्टली दरबार में होता क्या, जैसे दरबार है इसका है, तो जैसे बाहर गेट है तो उसमें बाहर 2 पहरेदार खड़े रहते। वो हमेशा एक चीज कहते जब भी कोई मिलने जाता धनानंद से, कि जो राजा है संवाद में बिजी है, बातें चल रही है, चर्चा चल रही है। इन्हीं के दौरान, इन्हीं का जो समय रहेगा जब चाणक्य भारत पर आक्रमण करेगा, इन्हीं का समय रहेगा पहली बार, सॉरी चाणक्य का मैंने, सिकंदर आक्रमण करेगा। इन्हीं का समय रहेगा पहली बार जब चाणक्य आपके मगध आते हैं। और मगध आने के बाद चाणक्य, जब धनानंद उन्हें धक्का देकर साम्राज्य से निकाल देता है बाहर, तब जाकर क्या होता है, वो एक कसम खा के जाते हैं कि तेरे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। घटना इतनी सी घटी थी कि जो चाणक्य हैं वो तक्षशिला में शिक्षक हैं। उस दौरान के बहुत बड़े दार्शनिक और दूरदर्शी माना जाता था। तब उन्हें पता चला था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, और वो जिन एरियाओं से आया है अभी तक सिकंदर, हर एक एरिया को जीतता हुआ आया है। इसलिए उसका जो अब रुख है किसकी तरफ है? भारत की ओर है। अगर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और तो भारत, मतलब भारत की स्थिति बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा, इस टाइम का सबसे बड़ा शासक कौन? धनानंद, जिसके पास 2 लाख की पैदल सेना, 20,000 की आपकी घुड़सवार हो गए, 3,000 हाथी सेना और 2,000 आपके रथ सेना। ये सारी सेना इसके पास, इतनी बड़ी सेना थी, तो क्यों ना उसके पास जाया जाए जो सबसे ताकतवर है। अब चाणक्य इसके दरबार में आ जाते हैं। चाणक्य बेचारे वहां तक तो पैदल चलते चलते आए बेचारे, पूरे रास्ते पैदल चलते चलते आने के बाद जब वो पहुंचे, अब सुबह से लेकर शाम तक तो उन्हें चलते चलते हो गया था। तो उन्होंने बताया कि जो वहां पर पहरेदार खड़े थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं तक्षशिला का एक महान शिक्षक हूं, चाणक्य मेरा नाम है, तो मुझे बताओ क्या बात है कि मुझे किससे मिलना है? आपके जो राजा है धनानंद से मिलना है। कि ठीक है, मिलवा देंगे। अब सुबह वो, मतलब जब से वो आए, उन्हें आए हुए सुबह से लेकर शाम हो गई, मतलब दोपहर हो गई, उन्हें 3-4 बार और गए। वो कहिए अभी राजा बिजी हैं, राजा बिजी हैं, कि किसी में बिजी है कि संवाद चल रहा है अंदर। अब कोई एक व्यक्ति देखो शिक्षक है, दूसरा क्या है उस टाइम का महान शिक्षक है, अब बेइज्जती तो लगेगी। जिस व्यक्ति को मिलने के लिए तरसते हो लोग, वो व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है खड़े खड़े बाहर, लेकिन फिर भी वो राजा होने के नाते, मतलब समझने की राजा व्यक्ति है, इसलिए फिर भी उसकी इज्जत करते, वो इंतजार ही कर रहे हैं खड़े होकर बाहर। लेकिन फिर जब उनका सब्र का बांध टूट गया, शाम हो गई, तो उन्होंने क्या करा, धक्का मारा और अंदर चले गए। जब अंदर गए, वो देखा तो जो संवाद उन्हें बताया गया, चर्चा चल रही है किसी बात को लेके, तो वहां नृत्य चल रहा था। सामने खड़े होकर 3-4 जो कन्याएं हैं वो डांस कर रही हैं, और राजा आराम से सिंहासन पर बैठा है, आराम से। शुरू किया जाए, 2 पैक लगाए बार बार, शुरू किया जाए कहते। अब जैसे ही अंदर, भाई नॉर्मल से गुस्सा तो आना तय था, वो व्यक्ति को बार बार बुलाया था, संवाद चल रहा है, वो व्यक्ति इतनी दूर से, अपने लिए तो आए नहीं थे चाणक्य। चाणक्य किसके लिए आए? पूरे भारतवर्ष के लिए आए थे, कि भारतवर्ष को सुरक्षित रखना है, इसलिए आए वहां पर। और जब उन्हें देखा ऐसी स्थिति, तो गुस्सा तो आ गया। अब लेकिन धनानंद को और टेंशन क्या हुई, धनानंद ने जैसे देखा तो भैया वो व्यक्ति अपने मौज मस्ती में विलीन थे, तो उनके विघन उत्पन्न कर दिया किसमें? उनके मौज मस्ती में, एंजॉय में। जैसे आपका डीजे चल रहा हो, बारात में आप गए हो, डीजे चल रहा हो, मस्त तरीके से डांस कर रहे हो, और अचानक से आगे कोई डीजे बंद कर दे,
तो आप कितने अच्छे सम्मान करते हो एक भाषाई रूप में, भावात्मक रूप से तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ कह ही देते हो कई बार। तो वही चीजें हुई। धनानंद ने कहा कि कौन है भाई ये, क्यों फालतू में परेशान कर रहा है, बेचारा डिस्टर्ब कर रहा है, हटाओ इसे, भगाओ यहां से। अब धनानंद के दरबार में एक पुरोहित थे जो चाणक्य को जानते थे। उन्हें पता था कि ये, जैसे उन्होंने देखा कि ये चाणक्य हैं, तो वो खुद इस विषय में सोचने लगे कि चाणक्य यहाँ क्यों आए हैं, और चाणक्य अगर तक्षशिला से चलकर यहां तक आए तो बहुत बड़ी बात होगी, नॉर्मल बात पे नहीं आ सकते। तो उसने कहा भी जाकर धनानंद से कि ये चाणक्य हैं और ये तक्षशिला के शिक्षक हैं, अगर ये यहाँ आए तो आप इनसे एक बार बात कर लो। धनानंद को थोड़ा, जो आदमी मूड से सेट करके रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सुबह से लेकर शाम तक एंजॉयमेंट चल रहा है तो उसे तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज होगी, नहीं जो भी है चलो भागो यहाँ से, निकालो बाहर। धनानंद फिर भी वहां पे रुकते हैं, फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूँ। कि क्यों आए हो? कि इसलिए आया हूँ कि भारत पर विश्व विजेता सिकंदर आक्रमण करने वाला है, और मैं आपसे आह्वान करने आया हूं कि आप भारत की, आपके पास ही इस समय की सबसे बड़ी सेना है, आप ही सुरक्षा कर सकते हो। कि उन्होंने कहा अच्छा मैं ही सुरक्षा कर सकता हूँ? कि आप ही कर सकते हो? कि ऐसा है, चल ठीक है मुझे पता है, तू निकल यहां से। जब वो निकलते हुए कहते कि आदमी वो अपने होश में नहीं है, 2 पैक लगे हुए हैं, तो वो कहते हुए धक्का मार दिया। और देखो, जिन चीजों को विरासत में, जिन व्यक्तियों को विरासत में सब कुछ मिलता है, उन्हें वैल्यू ही नहीं होती किसी चीज की। उन्हें पता है यार मेरे सामने कौन है, घमंड था। मेन चीज क्या, धनानंद के अंदर घमंड था। तो जब वो धक्का मार देते हैं, कौन, धनानंद, किसमें, चाणक्य में। चाणक्य में धक्का मारा तो चाणक्य चोटी रखा करते थे, तो चोटी उनकी खुल जाती है। तो चाणक्य इस दौरान एक बात कह के जाते हैं कि मैं इस चोटी को उसी दिन बांधूंगा अपनी, जिस दिन तेरे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। इस चोटी को उस दिन बांधूंगा जिस दिन तेरे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। और यहां से ये बात कह के वो निकल जाते हैं। तो आज के लिए आपका यही सारा टॉपिक रहा। कहां तक पहुंच चुके हम आपके, पूरा जो हमने मगध है उसे समाप्त कर दिया है। ठीक है, आगे धनानंद की कहानी और चाणक्य के बारे में कहानी हम कल पढ़ेंगे, कल देखें, बहुत अच्छी कहानी है, रोचक कहानी रहेगी। ठीक है।